हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए आज जो है हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का शुरुआत करने वाले हैं। उस फिजिक्स को शुरू करने से पहले मैं छोटा मोटा बात आपको बता देता हूँ। बात कुछ इस तरह का कि देखिए, आपको जो मैं पढ़ाऊंगा प्रॉपर तरीका से आपको नोट्स बनाना और नोट्स को मल्टीपल रिवीजन करना, मतलब नोट्स ही आपका मेन चीज होना चाहिए, पहला बात। ठीक। दूसरा बात क्या है कि आपको एक रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करना है। मेरे तरफ से अगर आप सजेशन लोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करो। क्यों? इसके पीछे का दो बेसिक कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला कारण क्या कि आप किसी भी एरिया में रहते हो, इंडिया के कितना भी आप लोअर डेवलप से लोकल किसी भी एरिया में रहते हो, तो आपके आसपास में अगर बुक स्टोर होगा तो ये 100% गारंटी है कि आपको एनसीईआरटी बुक बड़ा इजीली अवेलेबल हो जाएगा, पहला। दूसरा बात क्या है कि एनसीईआरटी बुक जो है कंपेयर टू अदर बुक जो है वो काफ़ी सस्ता पड़ता है, चीप पड़ता है। बाकी बुक का दाम थोड़ा ज़्यादा है लेकिन एनसीईआरटी का दाम काफ़ी कम है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मैं आपको एनसीईआरटी बताऊं तो टोटल आपको क्लास 12th में 2 एनसीईआरटी को पढ़ना है। ये हमारा पार्ट 1 है और ये हमारा पार्ट 2। आई थिंक इसका दाम मोस्टली 190 रुपया पड़ता है, इसका दाम 140 रुपया। मतलब आप समझ जाओ कि 300-350 में आपको दोनों बुक आ जाएगा। वरना आप रेफरेंस बुक उठाने के लिए जाओ तो आपको एक रेफरेंस बुक आई थिंक 400-500 प्लस में मिलेगा। ठीक, इस वजह से। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको नोट्स को मेन प्रायोरिटी लेके चलना है। बाकी जो एससी वर्मा जो अच्छा किताब माना जाता है, एससी वर्मा का अच्छा सवाल या इरोडॉप का कुछ सवाल वगैरह है जो जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट होता है, और जेई एडवांस, जेई मेंस और नीट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इंक्लूडिंग बोर्ड ऑल्सो, वो आपको मैं नोट्स में करा दूंगा। तो आपको नोट्स को प्रॉपर तरीका से पढ़ना है, किसी भी हाल में नोट्स का साथ नहीं छोड़ना है, मल्टीपल रिवीजन करना है और उसके बाद एक रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करना है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 12 का फिजिक्स को। सबसे पहला बात क्या कि अगर आप फिजिक्स का पार्ट 1 निकालोगे, एनसीईआरटी बुक में पार्ट 1 निकालोगे तो पार्ट 1 में टोटल 8 चैप्टर दिया हुआ है। अगर हम 8 चैप्टर को क्लासिफाई करेंगे तो टोटल जो पहला शुरुआत का 2 चैप्टर है वो हमको चार्ज से जुड़ा हुआ पढ़ना है, और बाकी का जो चैप्टर है वो हमको मैग्नेट से जुड़ा हुआ पढ़ना है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। दूसरा हम उससे पहले वाला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सब के बारे में हमको पढ़ना है। कहने का मतलब अगर हम बुक 1 को एक नाम देंगे तो इसमें हमको चार्ज इंक्लूडिंग मैग्नेट दोनों को पढ़ना है, इसलिए हम बुक 1 को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। बात समझ में आ गया? इस बुक को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल सकते हैं। तो हम इसी बात से आगे बढ़ाते हैं फिजिक्स को, ध्यान से समझिएगा। हमारा जो मेन बुक है पार्ट 1 एनसीईआरटी का, उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक, अच्छा। और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है? तो ये चार्ज है, ये हमारा मैग्नेट है। कहने का मतलब हम लोग चार्ज से जुड़ा हुआ सारा बात को पढ़ेंगे और मैग्नेट से जुड़ा हुआ सारा चीज को पढ़ेंगे। मैग्नेट की वजह से क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ को पढ़ेंगे। ठीक, थोड़ा बहुत आप चार्ज और मैग्नेट के बारे में क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत ही पढ़ेंगे, वो बेसिक बात पढ़ना होता है। हम लोग एडवांस फॉर्म में ये सब चीज को पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा। अगर हम इसको और फर्दर डिवाइड करेंगे तो इसको हम 2 सब क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 2 सब क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्लास आता है उसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक। और हम इसको जो सेकेंडली डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? ठीक। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और स्टैटिक का मतलब रेस्ट, और इलेक्ट्रो मतलब जनरली चार्ज और डायनेमिक का मतलब इन मोशन। कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है सर? चार्ज एट रेस्ट होता है। स्टैटिक वर्ड का मतलब ही है रुका हुआ। ठीक, और इस केस में जो हमारा चार्ज है इन मोशन होता है। ठीक, तो इसमें जितना भी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हमारा पहला चैप्टर हो गया इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है अगर आप एनसीईआरटी बुक को उठाओगे। और दूसरा चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रो
स्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये हमारा है चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंडीशन में आएगा। कहने का सिंपल सा मतलब है कि इस दोनों सिचुएशन में क्या होगा, जो हमारा चार्ज है वो स्टैटिक चार्ज होगा या चार्ज हमारा रेस्ट में होगा, ठीक, और उससे जुड़ा हुआ सारा बातचीत करेंगे। इसमें अगर हम फर्दर सब डिवाइड करेंगे तो इसमें हमारा चैप्टर आ जाता है सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारा चार्ज मोशन में है सर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा। चैप्टर नंबर 4 और 5 जो है जनरली मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और मैग्नेटिज्म है तो कहने का मतलब हम सिंपली हम लोग मैग्नेटिज्म बोल सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, और उसके बाद हमको पढ़ना है EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कहने का सिंपल सा मतलब है, इसमें 2 चैप्टर आ गया बाबू, ठीक है। तो इस कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर हम एनसीईआरटी का पार्ट 1 को उठाए, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल सकते हैं, उसको हम लोग ब्रॉडली 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा क्लास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि हमारा चार्ज रेस्ट में होगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब होता है चार्ज हमारा मोशन में होगा, और रेस्ट में जब होगा तो हमको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, और जब मोशन में रहेगा तो चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 बाकी के 6 चैप्टर को हमको इसके अंदर में कवर करना है। तो ये एक छोटा सा बात था जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे। बाकी हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आप इंटरेस्टेड है लिखने में, सब चीज को लिखिए, वरना हम डायरेक्टली मेन टॉपिक पे अपना जंप करते हैं। मैं हट जाता हूं, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, वरना हम डायरेक्टली अपने टॉपिक पर जंप करते हैं। चलिए मिटा दिया जाए इसको, है ना। चलिए हम यहां से शुरू करेंगे और चलते 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 यहां तक पहुंचेंगे, ठीक। चलिए समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन हो जाएगा। चलिए तो हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले समझते हैं कि सर है क्या सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक, मोटा मोटी आपको समझ में आ गया है कि सर इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट, मतलब चार्ज हमारा रेस्ट में रहेगा, और उससे जुड़ा हुआ जो कुछ भी हो रहा होगा उस सारा पढ़ाई को हम लोग किस में डाल लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो बेसिक डेफिनेशन है, मान लीजिए कल के दिन बोर्ड में 1 नंबर के लिए पूछ दिया, चूंकि एनसीईआरटी में भी मेंशन किया गया है तो हम आपको उस बेसिस पर पढ़ा रहे हैं। देखिएगा, इट इज द स्टडी ऑफ force, fields and potential arising due to static charge, या हम बोल सकते हैं चार्ज एट रेस्ट, ठीक। कहने का मतलब यह है कि हमारा स्टैटिक चार्ज या फिर जो चार्ज हमारा रेस्ट है, उसके वजह से जो भी फील्ड निकलता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, उसका पढ़ाई, ठीक। उससे जुड़ा हुआ जो भी फोर्स क्रिएट होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, और उससे जो भी पोटेंशियल क्रिएट होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलेंगे, उसको डिटेल्ड में पढ़ना है। किसके लिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंडीशन में। बात समझ में आ गया? कहने का मतलब स्टैटिक चार्ज से जुड़ा हुआ उसका फोर्स, उसका फील्ड, उसका पोटेंशियल का जो पढ़ाई होता है, उसी को हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल देते हैं। इतना बात समझ में आ गया? नोट करना है नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बेसिक अपना जो मेन टॉपिक है वहां से शुरू करेंगे। अभी तक अपना फिजिक्स शुरू हुआ नहीं है, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपना मेन टॉपिक जो है, जो हमको चार्ज पढ़ना है, चार्ज से अपना गेम को शुरू करते हैं। चलिए तो आप हेडिंग लगाइएगा इलेक्ट्रिक चार्ज।
तो सबसे पहला सवाल आता है कि सर होता क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, एग्जैक्टली होता क्या है। आप आई थिंक क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्या। तो हम आपको समझा रहे, समझिएगा बात को ध्यान से। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है एक तरह से किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी मैटर का एक तरह से प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है एक मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जो उसको प्रोड्यूस करने में और एक्सपीरियंस करने में मदद करता है। क्या? इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक, एसोसिएटेड विद द मैटर, या इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इसको लिखते हैं फिर समझते हैं हम बोलना क्या चाह रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़े, क्या सर? इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड with the matter due to which मैं एक बार देख लूं, कट भी रहा है कुछ, सब कुछ स्पष्ट तो है, हाँ ठीक। ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड experiences electric and magnetic effect। अब सबसे पहला बात तो यह है कि सर हमारा ये जो बात लिख दिया आपकी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट होता है क्या, ये बात थोड़ा सा मचानी, हम आपको समझाते हैं। देखिए हम क्या बोले, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है एक तरह का प्रॉपर्टी होता है उस मैटर का जिसके वजह से वो मैटर या फिर वो चार्ज के वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस भी कर सकता है, अब अनुभव भी कर सकता है और प्रोड्यूस भी करता है, क्रिएट भी करता है। कहने का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या मतलब होता है, समझिएगा बात को। इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये मतलब होता है, समझाते हैं। एक चार्ज है, अपना चार्ज अपना रेस्ट पे है, अगर कोई चार्ज अपना रेस्ट पे होगा तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, स्टैटिक चार्ज। तो ऐसा बोला जाता है कि स्टैटिक चार्ज अपने आसपास में एक इमेजिनरी फील्ड क्रिएट कर देगा। क्या हम बोले, एक स्टैटिक चार्ज अपने आसपास में इमेजिनरी फील्ड क्रिएट कर देता है। अब जैसे ही कोई दूसरा चार्ज को उस फील्ड में लाओगे तो अगर ये चार्ज दोनों सेम नेचर का है, मतलब दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों आपस में रिपल्सन फोर्स एज्यूम करेगा, और अगर दोनों अपोजिट साइन का है इसका मतलब आपस में अट्रैक्शन फोर्स एज्यूम करेगा। बात समझ में आ गया। कहने का सिंपल सा मतलब है कि सर कोई स्टैटिक चार्ज है वो अपने आसपास में एक फील्ड क्रिएट कर देता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें जैसे ही दूसरा चार्ज को लेकर आएंगे तो वो क्या होगा, एक तरह का फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस करेगा। तो एक चार्ज है जो निकाल रहा है फोर्स, दूसरा चार्ज है जो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। इस दोनों फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरऑल इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, कोई भी स्टैटिक चार्ज होगा वो अपने आसपास में फील्ड क्रिएट कर देगा, और जैसे ही फील्ड पर दूसरा चार्ज को लाओगे तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगाएगा। इसी पूरा फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, अब पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट को। बाकी डिटेल में पढ़ना इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा हम आपको बता रहे हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट कहने का मतलब हो गया कि मान लो एक वायर ले लो, ठीक, कॉपर वायर ले लिए और इसमें करंट फ्लो करा दिए। करंट फ्लो करा दिए इसका मतलब चार्ज अपना मोशन में है। ठीक, तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो अगर चार्ज अपना रेस्ट में होता था तो अपने आसपास में जो इमेजिनरी फील्ड क्रिएट करता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज जब अपना मोशन में, करंट का मतलब चार्ज मोशन में है, तो चार्ज जब अपना मोशन में है तो वो अपने आसपास में एक फील्ड क्रिएट करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। अब जैसे ही इसमें आप मैग्नेटिक कंपास को लेकर आओगे या कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को लेकर आओगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक मटेरियल जो होगा जैसे फील्ड में आएगा तो डिफ्लेक्शन शो करने लग जाएगा। तो उस मैग्नेटिक कंपास का इस चार्ज, इस वायर के पास आना और डिफ्लेक्शन शो करना, इस पूरा फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर है। मतलब जो चार्ज अपना मोशन में रहेगा वो अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आप
किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को लाओगे, सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है मैग्नेटिक कंपास, अगर आप उसको लेकर आते हो तो वो उसके ऊपर क्या करेगा, जो तरह का फोर्स क्रिएट करेगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो हमको पता चलता है कि इसी फिनोमिना को मैग्नेटिक इफेक्ट बोला जाता है। बाकी डिटेल में पढ़ना, आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिए चीज का। ठीक, क्लियर हो गया बात। तो सबसे पहला बात समझे कि सर इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है एक तरह का प्रॉपर्टी होता है जो किसी मैटर के साथ एसोसिएटेड रहता है, जुड़ा रहता है, जिसके वजह से वो प्रोड्यूस भी करता है खुद का और एक्सपीरियंस भी करता है, अनुभव भी करता है, क्या, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर है। दूसरा पॉइंट कि चार्ज को जो हम लोग इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। पूरा चैप्टर में कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, कहीं कहीं कैपिटल क्यू का इस्तेमाल करेंगे, कहीं कहीं स्मॉल क्यू का चार्ज इस्तेमाल करेंगे चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक, चलिए तीसरा बात, किस तरह का क्वांटिटी होता है सर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो होता है अपना बाबू वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपसे एसआई यूनिट का बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर इट्स एसआई यूनिट, जबकि आपको बचपन से ही रटा होगा, आई थिंक क्लास 10 से, क्या होता है, कूलम, जिसको हम लोग कैपिटल से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसका एसआई यूनिट्स क्या होता है, कूलम। अगर मान लीजिए कल के दिन आपसे पूछ दिया कि सीजीएस यूनिट, जैसे आपको पता होगा सीजीएस का मतलब क्या होता है, सेंटीग्राम सेकेंड। ठीक, तो सीजीएस यूनिट जैसे आपको फोर्स का पता होगा, फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन। ठीक, उसी तरह से सीजीएस यूनिट चार्ज का क्या होता है, सीजीएस यूनिट इज अर्ग, सॉरी अर्ग बोल रहा हूं, अर्ग तो एनर्जी का होता है, ESU। ठीक, इसी को हम लोग फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। बात समझ में आ गया। तो सीजीएस यूनिट क्या होता है, चार्ज का, ESU। और अगर आपसे पूछेगा एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन है, तो बस ध्यान में रखने के लिए आप याद रखिएगा 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ESU को कभी कभी फ्रैंकलिन भी बोला जाता है। क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात चार्ज के बारे में समझ में आ गया कि सर इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी है ये। अच्छा, अगर आपसे कल के दिन इसका डायमेंशन पूछेगा, इट्स डायमेंशन इज, इसका डायमेंशन क्या होता है, तो आपको पता है सर बेसिकली चार्ज बराबर क्या लिख सकते हैं, I × T। अरे बाबू, करंट बराबर चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज बराबर करंट × टाइम। तो करंट का डायमेंशन क्या होता है, किसी किसी किताब में A लिखा रहता है, किसी किसी किताब में डायरेक्टली I लिखा रहता है, और टाइम का डायमेंशन कैपिटल T होता है। तो चार्ज का डायमेंशन आइदर तो A × T होगा, T टाइम के लिए और A करंट के लिए, या I × T होगा। आप दोनों लिखोगे, दोनों में कोई भी लिखोगे तो आपका सही होगा, क्योंकि कुछ कुछ किताब में A × T दिया रहता है, कुछ कुछ किताब में I × T दिया रहता है। बात समझ में आ गया। इतना बात क्लियर है, आई होप कि कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला बात है कि चार्ज कितना तरह का होता है, तो इट इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सा सर, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। अब एक बात समझना है कि जनरली जो एलिमेंट्स होता है वो, अगर हम बोले कि उसके पास अगर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, और अगर उसके पास इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, कहने का मतलब निगेटिव चार्ज। मतलब अगर आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास क्या हो गया, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है कि आप न्यूट्रल कंडीशन में हो। ठीक, अच्छा अगर मान लीजिए आपको पता है कि मूव प्रोटॉन तो करता नहीं, क्लास 10th में भी आप पढ़ेंगे, मूव कौन करता है, मूव करता है इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है तो आप न्यूट्रल कंडीशन में है। जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो वो जो आपका एलिमेंट्स था वो आप क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्लियर है। अच्छा, जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स अंदर में आया, तो पहले से दोनों बराबर था, अब इलेक्ट्रॉन्स आया है एक्स्ट्रा, इसका मतलब अब ओवरऑल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया। जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया इसका मतलब निगेटिव चार्ज बढ़ गया, इसका मतलब वो जो आपका एलिमेंट्स है वो क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। कहने का सिंपल सा मतलब है पूरा बात में से क्या,
कि अगर किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर में, ठीक है, या किसी भी बॉडी के ऊपर में अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है, तो उसको हम लोग निगेटिवली चार्ज बोल देंगे। और इलेक्ट्रॉन का संख्या कम है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसको क्या बोल देंगे? पॉजिटिवली चार्ज। कहने का मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव चार्ज का सिंपल सा मतलब होता है क्या सर? पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और निगेटिवली चार्ज का मतलब होता है सर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दो बात समझ में आ गया कि किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कब बोलेंगे? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन का मात्रा ज्यादा है, और किसी भी बॉडी को निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का मात्रा कम है। किसी भी बॉडी को निगेटिवली चार्ज कब बोलेंगे? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन का मात्रा एक्सेस है। जैसे एक बात को समझाते हैं, समझिएगा बात को। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, ठीक, उसके पास 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन आपको पता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक, 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। इसका मतलब अभी ये न्यूट्रल कंडीशन में है। क्यों? काहे कि इसके पास जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब हम कुछ आपको पता है कि प्रोटॉन मूव नहीं करता है, जो मूव करता है इलेक्ट्रॉन करता है। फ्लो किसका होता है? कौन सा चार्ज का? निगेटिव चार्ज का फ्लो होता है, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। मान लेते हैं कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। 2 इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितना बच गया? आप 3। इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन का जाना, इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना, इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन का कमी आ गया, डेफिशिएंसी आ गया। तो ओवरऑल क्या बढ़ गया? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब आप बॉडी के ऊपर में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक। इलेक्ट्रॉन जैसे ही गया तैसे इलेक्ट्रॉन का दर्द आ गया, कमी आ गया, और जब इलेक्ट्रॉन का स्कार्सिटी कमी आ गया, इसका मतलब ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो बॉडी क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। तो यही से हम ये बात लिख रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब ये हो गया कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं चीज को। मान लिए जो सिचुएशन शुरू में था वैसे, अब मान लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ आया है। इसमें मान लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स आया, 2 इलेक्ट्रॉन्स आया। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो अब यहां पर कितना हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है, इसका मतलब हम इसको क्या बोल देंगे? निगेटिवली चार्ज। इसलिए हम ये स्टेटमेंट लिखे हैं कि निगेटिवली चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतना बात समझ में आया? इसको नोट कीजिए, फिर जाके और आगे हम चीज इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और कुछ बातें आपको हम लिखाते हैं। ये बस समझाने के लिए था। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे लिखाते हैं आपको। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का, उसको समझते हैं। अगला प्रॉपर्टी जो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का, उसको हम लोग बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज। क्या होता है समझते हैं। पोलैरिटी ऑफ चार्ज का सिंपल सा मतलब होता है कि जो आपको पता करने में मदद करे कि ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और ये चार्ज नेगेटिव चार्ज है। फिर से बोल रहे हैं, पोलैरिटी ऑफ चार्ज का सिंपल सा मतलब होता है कि जो आपको पता करने में मदद करे क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द 2 काइंड्स ऑफ चार्ज, आइदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव, इज नोन एज पोलैरिटी ऑफ चार्ज। तो लिखते हैं, समझिएगा। द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट the 2 kinds of charge ठीक are called polarity of charge। मान लीजिए आपके बोर्ड में ये 1 नंबर का सवाल पूछ देगा, बताओ डिफाइन पोलैरिटी ऑफ चार्ज। तो आपको अगर नहीं पता रहेगा तो आप क्या लिखोगे? कुछ नहीं लिख पाओगे। तो बस आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि पोलैरिटी ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है। सर, ये एक तरह से किसी भी बॉडी या किसी भी चार्ज का प्रॉपर्टी होता है जिसके बेसिस पर हम लोग पता कर पाते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। पोलैरिटी के बेसिस पर ही हम बता पाते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। अब आखिरी प्रॉपर्टी ये है क्या कि सर चार्ज जो है ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, इसका कोई तो नाम दिया होगा। तो हम बोलेंगे बिल्कुल, एक साइंटिस्ट था जो नाम दिया था, उसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस बात को भी हम लोग अपने नोट्स में ऐड कर लेते हैं। चार्ज
was named as positive and negative by Benjamin Franklin. बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रॉपर्टी हमारा, सर किसी भी बॉडी पे चार्ज होगा, ये बात कैसे पता करेंगे? तो हम बोले जनरली तो इधर तो आप पोलरिटी देख के पता कर लोगे सर पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज है, लेकिन कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं उसको पता करने के लिए हम लोग एक डिवाइस का, एक एपैरेटस का इस्तेमाल करते हैं। ये बात एनसीईआरटी में लिखा हुआ, हम आपको एज इट इज बता रहे हैं। जो एपैरेटस हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी बॉडी पे चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए, पता करने के लिए, उस एपैरेटस का बस आपको नाम याद रखना है कि ये इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है और उसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एज इट इज लिख रहे, कुछ मिलावट नहीं है। क्या? ए सिंपल एपैरेटस, ए सिंपल एपैरेटस, एपैरेटस का मतलब आप डिवाइस समझना, ठीक है? कोई यंत्र, कोई क्या बोलते हैं, यंत्र बोल सकते हैं, डिवाइस। ए सिंपल एपैरेटस यूज्ड टू डिटेक्ट a simple apparatus used to detect charge on any body is called gold leaf electroscope। क्लियर है बात? तो बस आपको नाम याद रखना और ज्यादा कुछ नहीं। क्या कि बताओ कौन सा एपैरेटस या कौन सा डिवाइस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी बॉडी पे चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए, पता करने के लिए कि क्या कि इस बॉडी के पास चार्ज है या नहीं। तो उस डिवाइस, जो डिवाइस का इस्तेमाल करके हम बता पाते हैं किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं, उस डिवाइस को हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से नाम से जानते हैं। ठीक, एक आखिरी बात जो आपको हम बताना चाहते थे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में, कि सर कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि सर स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। तो हम आपको बस इतना बोलेंगे कि आपको बस इतना पता रखना है कि स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज बटे मास, चार्ज बटे का मास। किसी भी बॉडी का स्पेसिफिक चार्ज कैसे डिफाइन करेंगे? उस बॉडी का चार्ज डिवाइडेड बाय उस बॉडी का मास। हमको वहां से क्या पता चल जाएगा? हमको वहां से पता चल जाएगा स्पेसिफिक चार्ज। आई होप कि आपको बात यहां तक समझ में आया होगा। तो ये जितना बात हम लोग किए, ये जितना टोटल बात हम लोग किए, ये टोटल का टोटल बात हमको इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टीज के बारे में, आई मीन इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जैक्टली होता है क्या उसके बारे में पता चलता है। ठीक, क्लियर हो गया बात? आखिरी लाइन को प्लीज आप याद रखिएगा, इस पे सवाल आया है आज के लेक्चर में। जब हम लोग लास्ट में करेंगे सवाल तो आप देखोगे इसका यूज आएगा। तो बस आपको छोटा सा बात याद रखना है कि स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज बटे का मास, दैट्स इट। ठीक, अब इसके बाद जो है थोड़ा सा हम लोग कंपैरेटिव स्टडीज करेंगे चार्ज और मास के बारे में, कि चार्ज और मास के बीच का कंपैरेटिव स्टडीज करेंगे कि एग्जैक्टली क्या है, कैसे, कौन किस पे डिपेंड करता है, नहीं करता है। लेकिन उससे पहले आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर जाके हम लोग डायरेक्टली पहुंचते हैं कंपैरेटिव स्टडीज बिटवीन चार्ज एंड मासेस। ठीक, कि उस पे हमारे पेपर में सवाल आया है इस वजह से। ठीक, आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा चार्ज और मास के बीच का कंपैरेटिव स्टडीज करेंगे कि कैसे क्या होता है, नहीं होता है ना। आपको कराएंगे, अभी आपको सब बात समझ में आ जाएगा। ठीक, तो हम एक साइड चार्ज लिख लेते हैं, एक साइड मास लिख लेते हैं। चलिए इस साइड अपन चार्ज लिख लेते हैं, चार्ज, और इस साइड अपन मास लिख लेते हैं। चलिए ये हम बीच में ऐसे एरो मार दिए। चलिए सबसे पहला बात हम आपसे पूछेंगे कि चार्ज के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हम एक बात जानते हैं कि सर चार्ज दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। वही बात लिखते हैं, चार्ज जो है बाबू दो तरह का हो सकता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। क्लियर है? मास जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, मास नेगेटिव नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गया? पहला कंपैरेटिव स्टडीज क्या पता चला, हम शॉर्ट
में लिख रहे हैं हम, उतना डिटेल्ड लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हैं कि चार्ज अपना पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, मास अपना पॉजिटिव होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, क्या देखिएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। चार्ज अपना स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। क्या मतलब हुआ इसका समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक, और इसके पास 5 कूलम चार्ज है। प्लीज बात को ध्यान से समझिएगा। ये बॉडी है, इसके पास 5 कूलम चार्ज है। ठीक, अगर हम इस बॉडी को रेस्ट में रखे हैं तब भी इसके पास 5 कूलम चार्ज ही है, ठीक रहेगा। अगर हम इसको थोड़ा धीरे से चलाना शुरू किए तब भी इस बॉडी के पास 5 कूलम चार्ज ही रहेगा। अभी हम इस बॉडी को खूब हाई स्पीड से फेंक दिए तब भी इस बॉडी के पास 5 कूलम चार्ज ही रहेगा। कहने का बस इतना सा मतलब है, क्या कि कहने का बस इतना सा मतलब है कि अगर आप किसी भी बॉडी को कितना भी ज्यादा स्पीड से फेंकिए उसका चार्ज नहीं बदलेगा। क्यों? काहे कि चार्ज बॉडी के स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। प्लीज रिमेंबर इट इन केयरफुल मैनर। क्या कि चार्ज किसी भी बॉडी का स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। बॉडी जितना भी धीरे जा रहा हो, जितना भी फास्ट जा रहा हो, सुपरसोनिक स्पीड से जा रहा हो, उसका चार्ज में फर्क नहीं पड़ेगा। पहला बात, ठीक। चलिए स्पीड का बात करते हैं। तो आज तक आप शायद पढ़े होंगे, क्लास 9th में भी आप पढ़े होंगे, क्या कि सर स्पीड जो होता है ये कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। लेकिन अगर हम आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लाएंगे यहां पर तो ये सब बात बदल जाएगा। तो हम समझाते हैं क्या है, देखिएगा। It may depend on speed। बात समझ में आ गया। चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, मास स्पीड पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब क्या है कि जब आप रुके हुए हैं तो आपका मास जो भी है, जब आप चलने लग गए तो आपका मास बदल सकता है। जब आप बहुत ज्यादा स्पीड से चलने लग गए हैं तब भी आपका मास बदल सकता है। कहने का मतलब यह है कि आपके पास अगर बॉडी में कोई ना कोई स्पीड आएगा तो संभावना है कि उसका मास बदल सकता है। यह बात आता कहां से, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, यह बात आता कहां से, यह बात हम आपको लिखाते हैं। देखिएगा, according to Einstein special theory of relativity, पहले समझिए बाद में आप नोट कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो हमारा फॉर्मूला आता है एक, देखिएगा, m बराबर m0 बटे में अंडर रूट का 1 माइनस v स्क्वायर बटे का c स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, अब समझिएगा इस फॉर्मूला में खास बात क्या क्या है, कौन क्या है नहीं है। सबसे पहला बात, ये जो बाबू m0 होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट मास। रेस्ट मास का सिंपल सा मतलब है कि जब हम रुके हुए हैं तब हमारा मास क्या है, दैट्स इट। ये m0 रिप्रेजेंट कर रहा है। ये m जो है बाबू, ये m, ये है मास इन मोशन, मास इन मोशन। ठीक, मास इन मोशन कहने का मतलब जब हम चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं तब हमारा मास क्या है। ठीक, अच्छा, v क्या होता है सर? v होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और c तो आपको पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, या एग्जैक्टली 299792458 मीटर पर सेकेंड होता है। खैर ये तो जानकारी की बात थी, आपको इतना याद नहीं रखना है। तो हम क्या बोलते हैं, अब समझिएगा बात को। जो हमारा अब जो लाइन हम लिखेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड को बढ़ाते हैं तो उसका मास में फर्क पड़ता है। कौन सा मास में फर्क पड़ता है? रेस्ट मास में फर्क नहीं पड़ता। रुका हुआ जब आप थे, जब आप रेस्ट पर थे तब आपके पास जो मास है उस पर फर्क नहीं पड़ता है। ओवरऑल जब आप चल रहे हैं, जब आपका मास मोशन में है, मोशन मास में फर्क पड़ता है। बात समझ में आ गया? जब आप अपना स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब जैसे मान लीजिए हम चल रहे हैं, जैसे हम रुके हुए तो मेरे पास कुछ मास है, जब हम चल रहे हैं तो मेरा मास फर्क पड़ेगा।
बात समझ में आ गया, मेरा मास में फर्क पड़ेगा, लेकिन वो जो फर्क पड़ेगा वो रेस्ट मास में फर्क नहीं पड़ेगा, वो मोशन वाला मास में फर्क पड़ेगा, पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या कि सर कैसे फर्क पड़ता है। मान लीजिए अगर हम स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट को बढ़ाएंगे तो बताइए मास घटेगा कि बढ़ेगा, या अगर हम स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट को घटाएंगे तो मास बढ़ेगा कि घटेगा, क्या फर्क पड़ता है वो बताओ। तो वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बात सीखे, पहला बात क्या कि सर चार्ज डिपेंड नहीं करता है मास पे, कितना भी जोर से किसी भी चार्ज को फेंक दो उसके पास अगर 5 कूलम चार्ज है तो उसके पास लास्ट तक 5 कूलम चार्ज ही रहेगा, क्लियर। अच्छा, लेकिन अगर हम मास का बात करेंगे तो मास डिपेंड कर सकता है किस पे, स्पीड पे। ये कहां से पता चला, ये पता चला आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्या कि जो सर मोशन मास होता है, जो हमारा मास मोशन में होता है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है किस पे, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे। इतना बात समझ में आ गया। अब कैसे है क्या है कहानी हम आपको समझाते हैं। अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम बढ़ा रहे हैं, अगर हम स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बढ़ा रहे हैं तो मेरा बच्चा ध्यान से प्लीज देखना हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम v को बढ़ाएंगे तो ओवरऑल ये क्वांटिटी बढ़ेगा। ध्यान से देखना, अगर हम v को बढ़ाएंगे तो ओवरऑल ये क्वांटिटी बढ़ेगा, बिल्कुल सर। अब ओवरऑल ये क्वांटिटी बढ़ेगा इसका मतलब ओवरऑल ये क्वांटिटी घटेगा, बिल्कुल सर। और अगर ओवरऑल ये क्वांटिटी घटेगा तो ओवरऑल ये क्वांटिटी बढ़ेगा। अरे सिंपल सी बात है, 1/4 और 1/3 में कौन बड़ा है? तो आपको पता है कि सर अगर ऊपर में फ्रैक्शन सेम है, ऊपर का नंबर सेम है, तो जिसका बेस ज्यादा वो नंबर छोटा, या जिसका बेस कम वो नंबर बड़ा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो v को बढ़ाएंगे तो v²/c² बढ़ेगा, बिल्कुल सर। और इसको घटाना है तो ओवरऑल ये क्वांटिटी कम हो जाएगा, और है कि ये ज्यादा हो गया तो अगर कम में से ज्यादा को घटाओगे तो ओवरऑल क्वांटिटी कम हो जाएगा, तो ये कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा तो ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ जाएगा। क्यों? कहे कि ये कम हो गया तो ओवरऑल ये नंबर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है कि ये क्वांटिटी कम हो गया, ये ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ गया। उतना बात घूमना फिरने का है नहीं, सिंपल शब्द में क्या कि जब आप स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट को बढ़ाओगे तो आपका मास बढ़ता है, दैट्स इट। तो यही लाइन हम आपके लिए लिख रहे हैं, देखिएगा। इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, ठीक, v को बढ़ाएंगे तो v²/c² बढ़ेगा, तो 1 - v²/c² कम होगा, तो नीचे वाला नंबर कम होगा तो ओवरऑल नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब अगर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट को बढ़ाएंगे तो हमारा मास जो है वो बढ़ेगा, ठीक। जितना ज्यादा रफ्तार से फेंकोगे ऑब्जेक्ट को उसका रेस्ट मास में, मोशन मास में उतना ही फर्क पड़ेगा। रेस्ट मास कांस्टेंट रहेगा। जब आप रुके हुए थे तब आपका जो मास था वो वैसा ही रहेगा, जो फर्क पड़ रहा होगा वो मोशन मास में फर्क पड़ रहा होगा। तो मेरा बच्चा इतना बात आपको ध्यान में रखना, बस आपको एक शॉर्ट बात ध्यान में रखना है, क्या कि सर मास आपको स्पीड पे डिपेंड करता है, और हम अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड को बढ़ाएंगे तो मास बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट का स्पीड को घटाएंगे तो मास घटेगा। इससे ज्यादा नहीं ध्यान, ये सब बस आपको जानकारी के लिए, फील थोड़ा सा कराने के लिए बता रहे हैं आपको। बेसिकली बस इतना याद रखना है कि अगर हम ऑब्जेक्ट का स्पीड को बढ़ाएंगे तो मास बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट का स्पीड को घटाएंगे तो मास घटेगा, लेकिन चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। चलिए, ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट पर क्या कि चार्ज can't exist without mass। बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक। चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास, ठीक। चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास कहने का मतलब यह है कि किसी भी बॉडी के पास अगर कुछ ना कुछ चार्ज है, कहने का सिंपल सा मतलब यह हुआ, एक सेकेंड, बहुत गर्मी है बाबू। चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास का कहने का मतलब यह हो गया क्या कि अगर किसी भी बॉडी के पास चार्ज है तो उसके पास कुछ ना कुछ मास रहेगा। फिर से बोल रहे हैं,
क्या बोल रहे हैं, किसी भी बॉडी के पास अगर चार्ज है तो उसके पास कुछ ना कुछ मास रहेगा। आपसे अगर हम पूछेंगे सबसे छोटा चार्ज कौन सा है इस दुनिया में जो इंडिपेंडेंटली रहता है, तो आप बोलिएगा सर सबसे छोटा चार्ज तो है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सबसे छोटा अगर हम बोलेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम, बढ़िया बात है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। हम बोलेंगे उस सबसे छोटा चार्ज के पास क्या मास है, बिल्कुल सर इलेक्ट्रॉन का मास होता है, और हमको पता भी है कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 31 kg। अलग बात है बहुत छोटा मास होता है, लेकिन मास तो होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह हुआ कि जिस भी बॉडी के पास चार्ज रहेगा यह जरूरी है कि उसके पास कुछ ना कुछ मास रहेगा, भले बहुत नेग्लिजिबल मास रहे, लेकिन जिस भी बॉडी के पास चार्ज रहेगा उसके पास कुछ ना कुछ मास रहेगा। दैट इज द मीनिंग। ठीक, अच्छा अब इस पर क्या है, इसमें यह है कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ठीक, चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। कहने का मतलब अगर किसी भी बॉडी के पास चार्ज है तो जरूरी है उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा। अब ये आता है मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। कहने का मतलब क्या हो गया, किसी भी बॉडी के पास अगर मास है तो ये जरूरी नहीं है कि उसके पास चार्ज होगा। जैसे मान लीजिए देखिए मेरे पास कुछ ना कुछ मास है, अभी हम चार्ज नहीं है, बात समझ में आ गई, बस इतना भैया इसके पास कुछ ना कुछ मास है, लेकिन ये तो कहां है, इसके पास चार्ज नहीं है, बात समझ में आ गई। तो आपका किसी भी बॉडी के पास मास है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसके पास चार्ज होगा ही होगा, लेकिन अगर किसी भी बॉडी के पास चार्ज है तो ये जरूरी है क्या, कि उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा। तो इस बेसिक बात को आप ध्यान रखिएगा। हम लोग टोटल 3 डिफरेंस पढ़े और एक आखिरी डिफरेंस पढ़ेंगे, क्या कि चार्ज इज always conserved। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। कहने का मतलब क्या है कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम या टोटल चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज रिमेन कंजर्व। वो क्या हो सकता है, बस वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। अभी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ेंगे तो उसमें फिर से हम इस पॉइंट को देखेंगे। बस आप ऊपर ऊपर समझ लीजिए कि किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज कंजर्व होता है, लेकिन मास कंजर्व नहीं हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि मास हमेशा कंजर्व होगा। क्यों, फिर से आइंस्टाइन भाई साहब यहाँ पहुंच जाते हैं और आइंस्टाइन भाई साहब बोलते हैं कि इस बात को समझने के लिए तुम एनर्जी मास इक्विवेलेंस को समझो। E बराबर mc स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, क्या कि आपका जो मास है वो एनर्जी में ट्रांसफर हो सकता है या एनर्जी में चेंज हो सकता है। तो हम इसी स्टेटमेंट को लिख देते हैं क्या, कि मास में और मे नोट रिमेन conserved as it can be changed या फिर transferred into energy। ये बात पता कहां से चला, तो ये बात पता चला E बराबर mc स्क्वायर। ठीक, E बराबर mc स्क्वायर। कहने का मतलब बस इतना सा है क्या, कि आपका जो मास है वो किसी ना किसी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, एज इट कैन बी ट्रांसफर्ड नहीं बोल सकते हैं, कन्वर्टेड लिखेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। एज इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक, अच्छा E क्या है बाबू, यहां पर फिर से E है हमारा एनर्जी। ठीक, M क्या है बाबू, यहां पर M है हमारा मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और C क्या है हमारा, C है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट जो इसको हम लोग बोलते हैं 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या एग्जैक्ट स्पीड 299792458 मीटर पर सेकेंड।
क्लियर है बात। तो कहने का बस इतना सा मतलब था, हम जल्दी जल्दी एक बार समराइज कर देते हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या पड़े कि चार्ज और मास में, कि चार्ज पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, मास पॉजिटिव होता है। चार्ज डिपेंड नहीं करता है स्पीड पे, मास डिपेंड करता है स्पीड पे। कैसे डिपेंड करता है स्पीड पे? कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड को बढ़ाएंगे तो मास बढ़ेगा, खत्म। आगे तीसरा पॉइंट क्या पढ़े, क्या कि चार्ज जो है बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास। ये कांट को इग्नोर मत कीजिएगा बाबू, इग्नोर प्लीज मत कीजिएगा। क्या पढ़े कि चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। और चौथा और सबसे आखिरी पॉइंट क्या पढ़े, क्या कि चार्ज जो है हमारा हमेशा कंजर्व रहता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। कहने का मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में बदलता है। लेकिन मास हमारा कंजर्व रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। जब नहीं रहेगा तब आइंस्टाइन का जो एनर्जी मास इक्विवेलेंस है उसके बेसिस पर हम लोग बताएंगे क्या, कि जब हमारा मास कंजर्व नहीं है, इसका मतलब हमारा मास जो है वो किस में बदल रहा है, एनर्जी में बदल रहा है। डेट्स इट। इससे ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। क्लियर है। तो ये बेसिक आइडिया था जो हमको होना चाहिए चार्ज और मास के बारे में, क्योंकि आप लेक्चर के जब एंड में देखोगे हम सवाल आपको कराएंगे तो इस पर सवाल स्टेटमेंट बन के आया है। अगर आपको नहीं पता रहेगा पहले से तो शायद आप गलती कर जाओगे वहां पर। बात समझ में आ गया? तो इस वजह से हम आपको बताएं। इसके बाद जो आखिरी टॉपिक हमारा इस लेक्चर का रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ एन चार्ज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक, चार्ज का हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। टोटल हम लोग 5 प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और उस प्रॉपर्टीज को याद भी रखेंगे, काहे कि प्रॉपर्टीज पर एज इट इज घूम फिर के सवाल आता है। ठीक, तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज और सबसे आसान प्रॉपर्टीज जो है हमारा वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या बोलता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज? सर एडिटिविटी ऑफ चार्ज सिंपल सी बात बोलता है क्या, कि चूंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, ये बात हम आपको लिखा है आप नोट्स में देखिएगा। चूंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम इसको एक स्केलर क्वांटिटी की तरह जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब जैसे नंबर को जोड़ा जाता है वैसे हम लोग सिंपली इसको जोड़ सकते हैं। यही बात लिखाते हैं क्या, since charge is a scalar quantity, ठीक, hence it can be added like any numbers, hence it can be added like any numbers। क्या बोले, चूंकि चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी है तो हम सिंपली जो है चार्ज को ऐड कर सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू हम आपसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है, ये हमारे पास एक बॉक्स है और एक बॉक्स में 3 चार्ज ले लिए, माइनस का 5 कूलम और प्लस का 7 कूलम और माइनस का 11 कूलम। ठीक, ये 3 चार्ज है। तो आपसे हम छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं क्या, कि आप बाबू हमको बताओ इसमें नेट चार्ज कितना है, इस बॉक्स में नेट चार्ज कितना है। तो आप बोलिएगा सर नेट चार्ज कहने का मतलब तीनों चार्ज को जोड़ दीजिए सर, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हम बोलेंगे बिल्कुल। अब जोड़िए, मान लेते हैं Q1 ये है, Q2 ये है, Q3 ये है, तो कैसे जोड़ेंगे देखिएगा सर, एज इट इज सिंबल के साथ लिखेंगे, -5 कूलम प्लस Q2 प्लस का 7 कूलम प्लस माइनस का 11 कूलम, जो हमारा ये कौन सा है, तीसरा चार्ज। समझ पा रहे हैं? मतलब एज इट इज हम लोग उठा करके चार्ज को जोड़ देंगे बिना कुछ सोचे, माइनस प्लस का चक्कर के बारे में बिना कुछ सोचे हम लोग एज इट इज चार्ज को उठा करके जोड़ देंगे। यहां तक बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जैसे ही आप जोड़ोगे तो आप देखोगे 11 में से 5 तो -11 -11 -5 कितना हो गया, -16 प्लस का 7, तो इट कम्स आउट टू बी क्या,
-9 कूलम। जो हमारा चार्ज नेट आ गया वो हमारा -9 कूलम आ गया। कहने का पूरा सा एक ही मतलब था, पूरा बात का एक ही मतलब था, क्या कि चार्ज को हम सिंपली एज इट इज जोड़ देते हैं। आपको प्लस साइन का नहीं सोचना है, जो माइनस में है माइनस में रखो, जो प्लस में है प्लस में रखो, एज इट इज रख के जोड़ दो। सिंपल सी बात कि चार्ज चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, देखिएगा चार्ज चूंकि स्केलर क्वांटिटी है तो हम इसको स्केलर क्वांटिटी की तरफ जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब एज इट इज उसका जो भी नंबर होता है नंबर के फॉर्म में जोड़ सकते हैं। अगर निगेटिव है तो निगेटिव को निगेटिव रखो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव रखो, और सिंपली जैसे एक नंबर को जोड़ते हो -5 -11 और प्लस का 7 को जैसे आप जोड़ोगे एज इट इज वैसे जोड़ के इसको आंसर लिखो। दैट्स इट। क्लियर है? तो आगे बढ़े। ये था हमारा पहला प्रॉपर्टीज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, या सिंपल शब्द होता है, सबसे आसान प्रॉपर्टी होता है कि चार्ज को हम लोग जोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, क्या कि सर टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, या आप सिंपली ऐसे समझो कि सर किसी भी चार्ज जो होता है सर उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, वो उसको बस हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। कहने का मतलब सिंपल है क्या कि जब आपका ब्रह्मांड बना होगा, जब आपका यूनिवर्स बना होगा, लेट्स फॉर एग्जांपल मिल्की वे गैलेक्सी, तो उसके पास जितना चार्ज शुरुआत में मिला होगा उसके पास अभी तक उतना ही चार्ज है। बात समझ में आए कि चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, बर्बाद भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर बन भी नहीं सकता है और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता, इसका मतलब जितना था उतना ही होगा, तो उतना ही होगा। तो हो क्या रहा होगा कि बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ ट्रांसफर्ड हो रहा होगा। ठीक, तो इसी बात को जो समझाए हम आपके लिए लिखते हैं। क्या पहला पॉइंट क्या कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड charge can neither be created nor be destroyed। ठीक, it can transferred from one body to another। ठीक, यही है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। ना हम चार्ज को बना सकते हैं, ना हम चार्ज को बर्बाद कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज क्या हो सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो सकता है। तो इस पूरा बात को अगर हम शॉर्ट शब्द में बोलेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि सर किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसका बाकी के सिस्टम से कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, तो उसका चार्ज जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो गया, यूनिवर्स। अगर हम मान रहे हैं मिल्की वे गैलेक्सी अपना जो आइसोलेटेड सिस्टम है, अपना यूनिवर्स जो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, बाकी किसी यूनिवर्स से इसका इंटरेक्शन नहीं है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सर इसके पास जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में रहेगा। कहने का मतलब इसका टोटल चार्ज क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट। तो इसी बात को हम लिख रहे हैं क्या, देखिएगा, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब बाबू अकेला सिस्टम जिसका किसी दूसरा सिस्टम से इंटरेक्शन नहीं है। आइसोलेटेड वर्ड का मतलब होता है अकेला, एलोन। ठीक, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। ठीक, यहां के रिस्पेक्ट में आप आइसोलेटेड सिस्टम को सोच सकते हैं यूनिवर्स, अपना ब्रह्मांड, मिल्की वे गैलेक्सी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक हम लोग दो प्रॉपर्टी पढ़े। सबसे पहला प्रॉपर्टी एडिटिविटी नेचर ऑफ चार्ज या एडिटिविटी ऑफ चार्ज। कहने का मतलब चूंकि अपना चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो जैसे नंबर को जोड़ा जाता है वैसे हम चार्ज को जोड़ सकते हैं, खत्म बात। दूसरा प्रॉपर्टी पढ़े कि चार्ज हमारा कंजर्व रहता है। कहने का मतलब यह है कि चार्ज कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता है, चार्ज को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, बस उसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ ट्रांसफर किया जाता है। या इतना बात नहीं बोलना है तो सिंपल शब्द में बोला करो कि सर किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का
जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दैट्स इट। यहां पर आइसोलेटेड सिस्टम क्या सोच सकते हैं, एक अकेला सिस्टम, दैट्स इट। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आई डोंट थिंक कि हमारे पास स्पेस है, स्पेस है, बिल्कुल सर स्पेस है। एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। कहने का मतलब देखिएगा, एक आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है बाबू, एक आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक, ये आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। मैं देख लूं सब कुछ दिख रहा है, बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम है। इसके पास हम चार्ज लिए, मान लेते हैं इसके पास एक चार्ज लिए -5 कूलम, प्लस का 4 कूलम और प्लस का 7 कूलम, 3 गो चार्ज ले लिए। और ये सिचुएशन जो है वो आपको t बराबर 0 पर है। बात समझ में आ गया, t बराबर 0 पर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। मान लीजिए एक डब्बा है, ठीक है, एक डब्बा है अकेला, ठीक। अच्छा, t बराबर 0 पर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है और उसके पास चार्ज 3 गो है, -5 कूलम, प्लस का 4 कूलम, प्लस का 7 कूलम। तो अगर हम आपसे पूछेंगे एडिटिविटी नेचर ऑफ चार्ज के बारे में कि इसके पास टोटल चार्ज कितना है, तो मेरा बच्चा समझ गया कि सर तीनों को बस जोड़ रहा है, 7 में 4 जोड़ेंगे 11 और 11 में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 कूलम टोटल चार्ज है इसके अंदर में, ठीक। अब हम क्या किए, इस डब्बा को ऐसे पकड़े, इस चीज करके हिला दिए। क्या किए, इस डब्बा को पकड़े इस चीज करके हिला दिए। बात समझ गए। तो जब डब्बा को हम पकड़ के हिला दिए तो कोई टाइम t बराबर t पर, सिचुएशन को समझिएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं, कोई टाइम t बराबर t पर, अभी भी ये आइसोलेटेड सिस्टम ही है बाबू, आइसोलेटेड सिस्टम अभी भी है, ठीक। लेकिन कोई टाइम t पर इसके पास 2 चार्ज आ गया, एक ये और एक ये। मतलब ऐसा हुआ होगा कि एक चार्ज दूसरे में ट्रांसफर हो गया होगा या मिल गया होगा चार्ज, ठीक। 3 चार्ज था, अब 2 चार्ज आ गया, ठीक। ये चार्ज जो है बाबू, ये चार्ज है आपको 5 कूलम। तो आपसे बस छोटा सा सवाल पूछा गया कि ये चार्ज कितना होगा, ये बताओ, दैट्स इट। बात समझ में आ गया क्या कर रहे हैं। चलिए आपसे पूछा गया है ये चार्ज बताओ मेरा बच्चा कितना होगा ये चार्ज। तो हम बोलेंगे बढ़िया बात है सर, आप हमको बताइए कैसे अप्रोच करना है। तो हम आपको बोलेंगे देखो t बराबर 0 पर आपके पास ये सिचुएशन था, t बराबर कोई टाइम t पर ये सा सिचुएशन है। पहले 3 गो चार्ज था, अब 2 गो चार्ज बन गया। हम बोले कोई बात नहीं, बनने दो। सेक किया, हिलाया, हिलने के बाद 2 चार्ज बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि ई कितना चार्ज होगा। तो हमको बताइए आप, क्या ये आइसोलेटेड सिस्टम है, बिल्कुल सवाल वाला दिया हुआ आइसोलेटेड सिस्टम है। क्या ये आइसोलेटेड सिस्टम है, बिल्कुल सर सवाल वाला आइसोलेटेड सिस्टम दिया हुआ है। इसका मतलब आइसोलेटेड सिस्टम है तो हमको पता होता है कि सर टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। कहने का मतलब पहले का चार्ज बराबर बाद का चार्ज होगा। क्लियर है, पहले का चार्ज बराबर बाद का चार्ज होगा। तो हम फिलहाल थोड़ा देर के लिए मान लिए कि ये वाला चार्ज जो है अपना पास ये x है, ठीक। तो पहले का चार्ज कितना है, तो आप बोलिएगा सर लिख रहे हैं यहां पर, ध्यान से देखिएगा। पहले का चार्ज -5 कूलम, प्लस का 4 कूलम, प्लस का 7 कूलम बराबर बाद का चार्ज 5 कूलम प्लस का x। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये बात समझ में आ रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट को देखिएगा, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। मतलब पहले जितना चार्ज रहेगा बाद में भी उतना ही चार्ज रहेगा। तो पहले कितना चार्ज है, तीनों को जोड़ेंगे 7 + 4 - 5 लिखे, बाद में भी उतना ही चार्ज रहेगा। तो ई वाला जो है इसके बराबर होगा, बराबर मतलब 5 प्लस का x, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 7 में 4 11, 11 में 5 कितना हो जाएगा, आई थिंक 11 में 5 घटाएंगे 6 कूलम बराबर का 5 कूलम प्लस का x। तो वापस से आपको x आ गया, 6 कूलम में 5 कूलम घटाओगे तो x कितना आ गया, 1 कूलम। इसका मतलब आपका जो ये चार्ज बाबू हो जाएगा, ये वाला चार्ज कितना हो जाएगा, ये वाला चार्ज हो जाएगा 1 कूलम, ठीक। पूरा कहानी का बस एक ही मतलब है क्या, कि आइसोलेटेड सिस्टम में जितना चार्ज शुरुआत में रहेगा उतना ही चार्ज बाद में रहेगा। भले एक गो चार्ज क्यों ना बन जाए, उससे हमको मतलब नहीं है। कल का आपको सवाल वाला बस डराने के पर्सपेक्टिव में बनाता है कि 3 गो था तो 2 गो हो गया। हो जाने दो सर, 2 गो हो जाने दो, 1 गो हो जाने तो 10 गो से 3 गो बन जाने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस इतना मतलब है कि टोटल चार्ज जितना था पहले उतना ही बाद में रहेगा। तो यहाँ पर पहले टोटल चार्ज कितना था, जब तीनों को जोड़ जाड़ करोगे तो 7 4 11 - 5
5, इसका मतलब 6 कूलम चार्ज टोटल था, तो यहाँ पर भी 6 कूलम चार्ज होना चाहिए, जो कि 5 पहले से मिल गया, तो इसको मतलब 1 कूलम होना चाहिए। दैट्स इट, ये था हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। ठीक, इसको नोट कीजिए, फिर जाके हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की ओर जंप करते हैं। चलिए, तीसरा प्रॉपर्टी जो है हमारा, तीसरा प्रॉपर्टी आई थिंक हमारा टोटल प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आप ये बात मानिए, और आपको जनरली पता भी होगा, इसको हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो है बाबू वो हमारा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए, आपसे हम एक छोटा सा बात करते हैं, बस पूछते हैं कि मान लीजिए आप मार्केट में गए, ठीक है, आप मान लीजिए मार्केट में गए, और जब आप मार्केट में गए तो आपको बनाना खरीद के लाना है, ठीक है, केला खरीद के लाना है, अगर आपको हिंदी में पता हो, बनाना को केला बोलते हैं। बनाना खरीद के लाना है मार्केट से, तो आप हमको बताओ, क्या आधा बनाना खरीद के लाओगे? कोई सेंस बनता है? नहीं सर, कोई सेंस नहीं बनता। इधर तो पूरा खरीद के लाएंगे या फिर नहीं खरीद के लाएंगे। 10 गो खरीदोगे, 20 गो खरीदोगे, 500 खरीदोगे, 10,000 खरीदोगे, लेकिन 10.5 गो, 11.5 गो, 13.5 गो, 15.5 गो, 44 गो, 3.5 गो ऐसा नहीं खरीदोगे। सिंपल कहानी चार्ज के साथ भी चलता है कि चार्ज हमेशा जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है। ठीक, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी पर चार्ज हो सकता है, 18 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी पर चार्ज हो सकता है, लेकिन 7/5 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी बॉडी पे चार्ज नहीं हो सकता है। 0.7 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी बॉडी पे चार्ज नहीं हो सकता। यही है क्वांटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक, समझ तो गई है, बस आपको लिख देते हैं। देखिएगा, सबसे पहला बात जो आपको याद रखना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या कि सर सबसे छोटा चार्ज किसी भी बॉडी पे एग्जिस्ट करता है, जो हम थोड़ा देर पहले भी बोले हैं क्या कि सबसे छोटा चार्ज किसी भी बॉडी पे एग्जिस्ट करता है, वो होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो हम लिखते हैं, देखिएगा, द स्मॉलेस्ट चार्ज that exist on any body is charge on 1 electron। ठीक, कहने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को हम सिंपल शब्द में लिखते हैं 1e। ठीक, और आपको पता है कि 1e का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा बॉक्स में घेर देता हूं। 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो सबसे पहला बात क्या बोले कि सबसे छोटा चार्ज किसी भी बॉडी पर एग्जिस्ट करता है वो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ठीक, हम अपने तरफ से इसको फंडामेंटल चार्ज भी बोल सकते हैं। फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज कहने का मतलब है कि चार्ज में जो सबसे छोटा चार्ज है ना बाबू, वही चार्ज है। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक, अब हमारा मेन डेफिनेशन आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। तो ये बोलता है क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है क्या कि द टोटल चार्ज on any body exist in integral multiple of आइदर तो ई के मल्टीपल बोलो या बोलो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। क्या मतलब हुआ इसका, इसको समझते हैं। क्या बोले कि टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके बॉडी पर आइदर 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है
या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या सो ऑन n इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये था निगेटिव चार्ज। E माइनस का मतलब निगेटिव चार्ज, ठीक। या आप ऐसे E माइनस मत लिखो, माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन, माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन, माइनस का 4 इलेक्ट्रॉन, या माइनस का n इलेक्ट्रॉन। n हमारा ये इंटीजर होना चाहिए। या आपके बॉडी पर चार्ज रह सकता है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, सो ऑन n इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब बस इतना सा है क्या, कि आपके बॉडी पर आइदर तो चार्ज जो होता है वो चलिए, तो हम यहां से क्या समझे कि सर किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करेगा। कहने का मतलब -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन, -4 इलेक्ट्रॉन, सो ऑन। -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन क्या बता रहा है, कि बस ये बता रहा है कि ये निगेटिव चार्ज है। और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इंटीजर्स है। और 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बता रहा है कि किसी भी बॉडी के पास जो आपके पास चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। बस इतना सा मतलब है, ठीक। तो इस पूरा बात को अगर हम सम अप करना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं कि सर टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या, फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन्स, या फिर फंडामेंटल चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अच्छा, प्लस माइनस एनी क्यों दिए हैं, कहे कि इंटीजर -5 भी हो सकता है और इंटीजर +5 भी हो सकता है, इस वजह से प्लस माइनस दोनों को ले लिए। क्लियर है। अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पर सबसे इंपॉर्टेंट बात पता चला क्या, कि सर किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है वो प्लस माइनस एनी के फॉर्म में होता है। ये क्यू रिप्रेजेंट करता है टोटल चार्ज को, क्यू रिप्रेजेंट करता है टोटल चार्ज को, ठीक। एन रिप्रेजेंट करता है सर इंटीजर्स को। इंटीजर्स तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इंटीजर्स का क्या होता है पता होगा। और ई का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, कहने का मतलब फंडामेंटल चार्ज, जो कि हमारा 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलम होता है, ठीक। तो चार्ज हमेशा किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होना चाहिए। अब इस बात को समझाते हुए एक छोटा सा बात हम आपको समझाते हैं क्या, कि अगर हम बोलेंगे कि क्या किसी भी बॉडी पर 7/2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो आप बोलिएगा सर अभी पढ़े क्या कि नहीं हो सकता है। क्यों, कहे कि ई का जो मल्टीपल होना चाहिए, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझिए और सुनिएगा। एन हमारा क्या होना चाहिए, एन हमारा इंटीजर्स होना चाहिए। तो इंटीजर्स होना चाहिए, इसका मतलब 7/2 क्या इंटीजर्स है? नो सर, ये फ्रैक्शन है, 3.5 इंटीजर्स नहीं है। तो ये ई का जो मल्टीपल है वो हमारा इंटीजर्स होना चाहिए। चूंकि यहां पर नहीं है तो ये चार्ज किसी भी बॉडी पर नहीं दिया जा सकता है, ठीक। या टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पर 7/2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, समझिएगा बात को। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि क्या अगर हम आपसे पूछेंगे 7/2 कूलम दे सकते हैं, तो हम बोलेंगे यस सर, ये तो दिया जा सकता है। क्यों, कहे कि एन जो है वो ई का मल्टीपल है बाबू। एन जो है वो कूलम का मल्टीपल नहीं है। टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पे, समझिएगा बात को, टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पे फ्रैक्शन में हो सकता है। जैसे आप बताइए, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज का बात करोगे तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम दिया हुआ है, ठीक। तो ये तो अपने खुद फ्रैक्शन में है। बताओ ना, 1.6 बटे का 10⁻90 कितना 0.000000000016 हो जाएगा। तो अपने वो फ्रैक्शन में है। तो टोटल चार्ज जो कूलम लिखा रहेगा, अगर सिंबल आप ऐसे याद रख लो, अगर कूलम लिखा रहेगा तो वो फ्रैक्शन में होने का संभावना है। लेकिन अगर वो ई का मल्टीपल है तो अगर वो फ्रैक्शन में है तो वो 100% वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे। आप कितना समझे इसके लिए कुछ सवाल आपको हम कराएंगे पहले, लेकिन हम चाहते हैं कि आप प्लीज इस प्रॉपर्टी को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, दो सवाल आपको दिया हुआ है। पहला सवाल ये है और दूसरा सवाल ये है। आपको दोनों सवाल को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना है। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। अभी जो बाबू हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े, एग्जैक्टली उसी के बेसिस पर ये सवाल दिया हुआ है। सवाल क्या मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल बोल रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कांट बी गिवन। कौन सा इस सब में चार्ज, यहां पर आपके पास आई थिंक
1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन, 7 गो आपको दिया हुआ है। पता करना है कि इस सातों में कौन सा चार्ज बॉडी पे नहीं दिया जा सकता है और कौन सा चार्ज बॉडी पे दिया जा सकता है। जो आपको पढ़ाएं एक बार समझिएगा। और दूसरा सवाल है कि क्या 8 × 10⁻⁻18 कूलम हम किसी भी बॉडी पे ये चार्ज दे सकते हैं या नहीं, हाँ या ना। एक बार आप ट्राई करें, फिर जाके मैं आपके लिए अटेम्प्ट करूंगा। प्लीज एक बार आप ट्राई करें। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने मुताबिक जो भी जिस तरह से हो आपसे आप ट्राई किए होंगे। ठीक, हम आपसे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कांट बी गिवन टू एम बॉडी। तो हमको पता है कि सर किसी भी बॉडी पे आप चार्ज क्या दे सकते हो, प्लस माइनस का Ne। ठीक, हमको सिर्फ फोकस करना है क्या, n पर। अगर हमको देख रहे हैं सब का सब E का मल्टीपल दिया हुआ है तो हमको सिर्फ n पर फोकस करना है। जहां पर n इंटीजर नहीं आएगा वो हम नहीं दे सकते हैं। देखिएगा, क्या यहां पर 2/3 इंटीजर है, नहीं सर, इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं, नॉट गिवन, नहीं दे सकते। ठीक है, नॉट गिवन हम इसलिए लिख रहे हैं कि कांट बी गिवन, आप लिख लीजिएगा कांट बी गिवन, कांट लिख लीजिए सिंपल, कांट बी गिवन मतलब 2/3 इलेक्ट्रॉन्स हम बॉडी पे चार्ज नहीं दे सकते। क्यों, काहे कि आपका जो ये हमारा n है बाबू, ये n हमारा इंटीजर नहीं है। इस पर आते हैं, क्या ये nth है, इंटीजर है 11.5, नो सर 11.5 इज नॉट एन इंटीजर, तो इसको भी नहीं दे सकते हैं, कांट। ठीक, पूछा भी है कांट बी गिवन, तो इसको भी नहीं दे सकते। इस पर आते हैं 17 × 10⁻⁻17, तो ये क्या आ जाएगा 0.000000000017। तो वापस से ये इंटीजर नहीं आ रहा है तो इसमें भी लिखेंगे कांट, ये भी हम नहीं दे सकते। आगे बढ़िए, इस पर आते हैं माइनस का 3/2, क्या इंटीजर है, नो सर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा हमारा कांट, ये भी हम बॉडी पे नहीं दे सकते। समझ पा रहे बात को। ई जब आपको दिख रहा है तो बस उसका आपको n पर फोकस करना है कि ई का मल्टीपल इंटीजर है कि नहीं। अब इस पर आप ध्यान से देखिएगा, तो 17 × 10⁻17 ये पक्का इंटीजर है। 17 और 17 के बाद कितना है, 7 गो जीरो। बात समझ में आ गया, कहने का मतलब वही 1.7 करोड़ अरब इस तरह से कुछ है, मतलब जो भी ये इंटीजर है, इसका मतलब यस ये दिया जा सकता है, ये दिया जा सकता है। क्यों, 17 × 10⁻17 इज एन इंटीजर, दैट्स इट। अब यहां पर 10⁻⁻5 10⁻⁻5 इज नॉट एन इंटीजर, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, कांट, नहीं दिया जा सकता है। 10⁻5 मेरा बच्चा बोलेगा सर 10⁻5 का मतलब क्या था, 1 और 4 गो जीरो। बात समझ में आ गया। 10⁻5 का मतलब, सॉरी 1 × 5 गो जीरो, तो 10⁻5 क्या है, ये हमारा इंटीजर है, इसका मतलब हम यस ये भी दिया जा सकता है। तो कांट बी गिवन का आंसर क्या हो जाएगा सर, ये नहीं दिया जा सकता है, ये नहीं दिया जा सकता है, ये नहीं दिया जा सकता है, ये नहीं दिया जा सकता है और ये नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा ये दोनों हम किसी भी बॉडी पे चार्ज दे सकते हैं। क्यों, काहे कि सिंपली हमको यहाँ पर जो n है 17 × 10⁻7 वो इंटीजर आएगा और 10⁻5 भी हमारा इंटीजर आएगा। तो बस आपको क्या करना है, जब भी ई के टर्म में दिया हो चीज तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली n पर फोकस करना है। अगर अपना n इंटीजर है तो हम चार्ज दे सकते हैं बॉडी पर, मतलब वो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है बॉडी पर, और अगर अपना n इंटीजर नहीं है तो वो चार्ज किसी भी बॉडी पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अब ये सवाल पूछाएगा कि क्या इतना हम दे सकते हैं। अब हम बोल तो सकते हैं कि सर कूलम में है तो चार्ज फ्रैक्शन होगा, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। देखिएगा, हमको पता है कि किसी भी बॉडी पे हम चार्ज कितना दे सकते हैं, Q बराबर प्लस माइनस का n × E। यहां तक बात समझ में आ गया। अच्छा, Q क्या होता है, टोटल चार्ज। आपसे बोला भी गया है कि टोटल चार्ज कितना आपका, इतना। तो हम लिखते हैं Q के जगह 8 × 10⁻⁻18 कूलम बराबर प्लस माइनस n, प्लस माइनस को भी छोड़ दीजिए, जो भी n आएगा वो देख लिया जाएगा, n × E। E क्या होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आई होप कि इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। क्या बोल रहा है, कैन ए चार्ज ऑफ इतना भी गिवन टू ए बॉडी, क्या हम इतना चार्ज किसी भी बॉडी पे दे सकते हैं। तो इतना चार्ज करने का मतलब ये टोटल चार्ज है। प्लीज रिमेंबर दिस, ये आपका क्या है, ये आपका टोटल चार्ज है बाबू, टोटल चार्ज है। तो हमको क्या देखना होता है कि टोटल चार्ज
बराबर n इंटू ई, n इंटीजर आना चाहिए। अगर आपका n इंटीजर आ गया तो हम बोल देंगे यस सर 100% हम ये वाला चार्ज दे सकते हैं बॉडी पर, और अगर अपना n इंटीजर नहीं आया तो इसका मतलब हम बोलेंगे सर ये चार्ज हम अपने बॉडी पर नहीं दे सकते। तो करते हैं Q बराबर इतना इतना। आप बताइए कूलम से कूलम गया, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं, 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 18 बटे में इसको नीचे लेकर आ गए तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19, ठीक, बराबर का n। इतना बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 18 था, इसको हम उठा करके नीचे ला लिए 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19, ठीक। आगे बढ़ते हैं, n बराबर ये क्या है 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 18 इंटू में बटे का 1.6, 10 टू दी पावर माइनस 19 को हम ऊपर ले जा रहे हैं, जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 19। आपको पता है, क्या पता है सर, अगर हम नीचे वाला पावर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस से सिंबल क्या हो जाता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सब में पढ़े होंगे आप 7-8 में, पावर क्या हो जाता है पॉजिटिव। तो 10 टू दी पावर माइनस का 19 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 19, ठीक। अब बताइए बेस सेम है, पावर को ऐड कर सकते हैं, तो 19 में 18 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 10 टू दी पावर 1 बटे का, या सिंपली 10 लिखो ना, उतना क्या, बटे का 1.6। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, यहां पर बेस सेम है तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं, तो 19 में माइनस का 18 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, ठीक। ये 1.6 है तो पॉइंट उड़ाए ऊपर में चल गया 10 तो ये 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको क्या मिला, n बराबर मिला 800 बटे का 16, कोई दिक्कत नहीं। अरे बाबू पॉइंट उड़ाए ऊपर चल गया 0, तो 10 था तो एगो 0 और आ गया, 100 आ गया, तो 800 बटेगा 16, तो 16 से काटोगे तो ये 5 बार में 80 और 0, तो देयरफॉर n का वैल्यू क्या आ गया, n का वैल्यू आपको आ गया 50। क्या n आपको इंटीजर मिला, हाँ सर 50 तो इंटीजर है, इसका मतलब क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि हम ये जितना चार्ज बॉडी पे दे सकते हैं, तो हम बोलेंगे यस यस सर 100% हम इतना चार्ज बॉडी पे दे सकते हैं। तो बात समझ में आ गया, क्लियर है। कल के दिन अगर आपको कूलम में दिया होगा तो आप एनी के फॉर्म में देख लेना चीज को, अगर आपको कंफ्यूजन है तो एनी के फॉर्म में देख लेना। और आप देख रहे हो कि ये तो फ्रैक्शन में है बाबू, 8 बटे का 10 टू दी पावर माइनस का 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 18 क्या हो जाएगा 8 बटे का 10 टू दी पावर 18 और 0.0000000 इस तरह चलेगा। तो ये तो बाबू फ्रैक्शन में है, फिर भी हम दे पा रहे हैं बॉडी में, बात समझ गया। तो यही बात हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाए थे क्या, कि टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी वो आपको फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक। लेकिन आपको याद रखना है कि E का मल्टीपल जब भी इलेक्ट्रॉन रहेगा वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। जैसे यहां पर E का मल्टीपल में था तो हमको पार्टिकुलरली n पे फोकस करना था, जहां n इंटीजर मिल रहा था वो बोल रहे थे दे देंगे, जहां n इंटीजर नहीं मिल रहा था वो बोल रहे थे नहीं दे पाएंगे। लेकिन यहां पर क्या है, कूलम में है तो इसमें संभावना है कि दिया जा सकता है, बात समझ में आ गया। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो आप सिंपली चेक कर लेना कि n आपका इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर n इंटीजर आ रहा है तो इसका मतलब 100% सर ये चार्ज हम किसी भी बॉडी पे दे सकते हैं, और अगर n इंटीजर नहीं आ रहा है तो हम नहीं दे सकते, ठीक। तो अभी तक हम लोग टोटल 3 प्रॉपर्टीज को पूरा रूप से खत्म किए हैं, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला 2 प्रॉपर्टीज को भी निपटाते हैं। चलिए चौथा प्रॉपर्टी है हमारा, कहने का मतलब सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी है क्या, देखिएगा 4th प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी आपका फेवरेट होता है, आपको रटा हुआ भी रहता है क्या, कि सर अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा, निगेटिव निगेटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बस यही सिंपल सी बात है, इसी को लिखा रहे हैं क्या, देखिएगा लिख रहे हैं लाइक चार्जेस, कहने का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, ठीक। ये क्या करता है सर, रिपेल करता है, रिपेल करता है, ठीक। अनलाइक चार्ज कहने का मतलब पॉजिटिव निगेटिव, ये क्या करता है, ये सर अट्रैक्ट करता है, ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है।
बात समझ में आ गया? ये छोटा सा बात आपको पता होगा, हमको पता है, पर फिर भी लिखा दिए क्या कि सर लाइक चार्जेस जो होता है, कहने का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव, कहने का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव, ये हमेशा आपस में रिपेल करता है। ठीक, अच्छा, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो है, जो कि अनलाइक चार्ज होता है, वो आपस में क्या होता है, अट्रैक्ट करता है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको एक छोटा सवाल दे रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हट करके बस आपका क्यूरियोसिटी के लिए है। क्या कभी भी लाइक चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है? प्लीज आप इस पर थोड़ा सा काम कीजिएगा। क्या बोले सवाल, फिर से बोल रहे हैं, एग्जाम से कोई लेना देना नहीं, ये सवाल का एग्जाम से हट के सवाल है। क्या कभी लाइक चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है? तो इसका आंसर होता है हाँ, बिल्कुल अट्रैक्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है, ये आपको देखना है। बात समझ में आ गया? वैसे हम लोग जनरली पढ़ते हैं, जनरली लाइक चार्जेस जो होता है वो रिपेल करता है, लेकिन लाइक चार्जेस भी जो है आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक, क्यों करता है ये आपको देखना है। चलिए आगे बढ़िए, हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं, इसलिए हम ज्यादा डील में नहीं जा रहे उसके। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रॉपर्टी और आखिरी प्रॉपर्टी, और हम बोल सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्या बोलता है देखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, बोल सकते हैं ई वेक्टर कोमा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बात समझ में आ गया? क्लियर है? हम क्या बोले कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तीनों प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक, अब इंपॉर्टेंट ये है कि कब कब किस क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, ये बात को आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। समझिएगा बात को। हम बोल रहे हैं क्या कि जब आपका चार्ज रेस्ट पे है, ठीक है, ये भी मतलब है आपका वेलोसिटी। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, भी मतलब क्या है आपका वेलोसिटी, भी वेक्टर बना दिए, मतलब ये वेलोसिटी है। ठीक, अच्छा, जब आपका चार्ज रेस्ट पर है तब जाके ये क्या प्रोड्यूस करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बात को ध्यान से सुनिएगा, जब आपका चार्ज रेस्ट पर है, जब आपका चार्ज रुका हुआ है, उसके पास एक्सेलरेशन है ही नहीं, रुका हुआ है, रेस्ट पर है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट करेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, जिसको हम लोग ई वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। बात समझ में आ गया? और हम लोग पढ़ते भी है कि स्टैटिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, तो जब आपका चार्ज रेस्ट में है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दूसरा बात, जब आपका चार्ज मूव कर रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जब आपका चार्ज मूव कर रहा है लेकिन क्या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। ठीक, जब आपका चार्ज मूव कर रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। ठीक, चलिए एज इट इज आपको ध्यान में रखना है, इस पर सवाल आया हुआ है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या, कि जब आपका चार्ज मूव तो कर रहा है लेकिन इस बार कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं मूव कर रहा है। ठीक, बात समझ में आ गया? जब आपका चार्ज मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब आपका चार्ज मूव कर रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं मूव कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तीनों का तीनों प्रोड्यूस करेगा। बात समझ में आ गया? शॉर्ट में आपको समझा देते हैं क्या,
कि जब आपका चार्ज रेस्ट में था तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जब आपका चार्ज मूव कर रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब आपका चार्ज मूव तो कर रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं मूव कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तीनों प्रोड्यूस करेगा। कहने का सिंपल सा मतलब है क्या, कि जब आपका रेस्ट चार्ज रहेगा तो वो रेस्ट चार्ज जब रहेगा तब वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, लेकिन मोशन में रहता है जब चार्ज आपका मूविंग चार्ज रहता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन तीनों क्रिएट करता है। लेकिन शर्त ये है कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो रेडिएशन नहीं इमिट करेगा, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं मूव कर रहा है तो वो 100% रेडिएशन इमिट करेगा। इतना बात समझ में आ गया? क्लियर है? बस हम इस पर जो सवाल था बाबू, इस सवाल को अगले लेक्चर में हम आपको डिलीवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेज ऑफ चार्जिंग ए बॉडीज, जिसमें हम लोग को बेसिकली 3 तरीका का पढ़ना पड़ता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये 3 मेथड को पढ़ेंगे और उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, उस सब बात को डिटेल में देखेंगे और उसी लेक्चर के दौरान हम आपको सवाल करा देंगे। बात समझ में आ गया? तो यहां पर हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर पूरा रूप से खत्म होता है। चूंकि काफी गर्मी है, बहुत परेशानी हो रहा है वीडियो को बनाने में, लेकिन बनाना जरूरी है, इस वजह से हम लोग जो है इस लेक्चर को यहीं पर कंपाइल कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और जैसा कि हमेशा हम बोलते हैं, किसी भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना काम करते रहिए और दिमाग में ये बात लेके चलिए कि हर चीज टेम्पोररी है। ठीक, चलिए, थैंक यू। नोट कर लीजिएगा आप प्लीज। नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपको सवाल का प्रैक्टिस हो जाएगा पूरा जबरदस्त तरीका से।